गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। कल आप लोगों को इंग्लिश में मैंने लेसन 9 द रैंसम ऑफ रेड चीफ मैंने पढ़ाया था, यानी कि फिरौती के बारे में पढ़ाया था। आज उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया था कि देखिए, फिरौती या दूसरे जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे होती हैं, उसके बारे में क्यों लोग करते हैं, नीड के लिए। जैसे यहीं पे दो दोस्त हैं, उनके पास अप्रॉक्स $600 है, लेकिन उन लोगों को $2000 की ज़रूरत है। इसीलिए वो गांव से एक छोटे से बच्चे को किडनैप करने का प्लान करते हैं और उससे सोचते हैं कि उसके पिताजी से वो फिरौती की रकम जो उनकी ज़रूरत है, एक क्षेत्र खरीदने की, वो उनसे ले लेंगे और उससे वो अपना जीवन यापन, मतलब कि जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। ये उन लोगों की सोच है। देखते हैं, आज कुछ पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज कुछ पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट दिन कुछ पढ़ेंगे। वन इवनिंग आफ्टर सनडाउन, सूर्योदय मतलब कि सूर्यास्त होने के बाद, वी ड्रोव इन ए बगी पास्ट ओल्ड डिजर्ट हाउस। ये लोग डिजर्ट हाउस से गुजर रहे थे, वहीं यानी कि वहीं पे इन लोगों ने अपने आप को छुपा रखा था। जो था वहीं पे इन लोगों ने अपने आप को रखा था। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, बच्चा जो था वो गली में था। थ्रोइंग रॉक एट ए किटन ऑन द अपोजिट फेंस, वह बच्चा जो था वो दूसरी तरफ, किटन समझते हैं, बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे को, जो घेरे के उस तरफ थे उन पर पत्थर फेंक रहा था। हे लिटिल बॉय सेज बिल, बिल जो है कि दोस्त है, वो कहता है, अरे हे छोटे बॉय, वुड यू लाइक टू हैव ए बैग ऑफ कैंडी एंड ए नाइस राइड? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास कैंडी से भरे हुए एक थैले हों? क्या तुम एक अच्छा राइड सवारी चाहते हो? द बॉय कैच बिल नीटली इन द आई विथ ए पीस ऑफ ब्रिक, एक हाथ में टुकड़ा लिए हुए ब्रिक का वो छोटा बच्चा जो है ना, वो बिल के करीब चला जाता है। इतना बात सुनने पर लगता है कि जैसे कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। दैट विल कोस्ट द ओल्ड मैन एन एक्स्ट्रा $500, सेज बिल, बिल उसके पास कहता है कि इसके लिए उसे एक्स्ट्रा $500 देने होंगे। क्लाइंबिंग ओवर द व्हील, क्योंकि इसे चढ़ना है ऊपर, ठीक है, और उस पर चढ़ा के ले जा रहे, इसे अलग से उसे पैसे देने होंगे। डैट बॉय पुट अप ए फाइट लाइक ए वेल्टर वेन कनेसन बियर, बट एट लास्ट वी गॉट हिम डाउन इन द बॉटम ऑफ द बगी एंड ड्रॉप अवे। वो लड़का चढ़ जाता है, ये उसे लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं और गलियों से चुराते हुए, देखिए छिपते छिपाते दूसरे तरीके से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब ये वी टूक हिम अप टू द केव, जब उसे ये गुफा में लेकर जाते हैं। एंड आई हिचड द हॉर्स इन द केडर ब्रेक, उसके बाद यह जिस भी चीज़ से इसे ऊपर तक लेके गया था, ठीक है, उससे वो रख देता है। आफ्टर डार्क आई ड्रोव द बगी इन द लिटिल विलेज, वहाँ पहुँच जाने के बाद जो भी वहाँ से ये वहाँ तक जाते हैं लेकर बच्चों को, उस बच्चे को, उसे वहाँ से 3 माइल दूर पर है वो चीज़ जहाँ से वो हायर किए थे, जहाँ से उन चीज़ों को ले गए थे। माउंटेन पे जाने के बाद उस बच्चे को पहुँचा देने के बाद जिस भी दोस्त ने इसका लिया था वो उसे पहुँचाने वहाँ पर चला जाता है। बिल वाज पासिंग कोट प्लास्टर ओवर द स्क्रैचेज एंड ब्यूरीज ऑन हिज फीचर, बिल जो है वो अपनी खासियतों के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। देयर वाज ए फायर बर्निंग बिहाइंड द बिग रॉक, जब बिल अंदर जाता है तो देखता है, वो बच्चा अंदर ही था, कि एक पहाड़ के अंदर से वहाँ पे एक फायर यानी कि आग लगी हुई और धुएं की तरह निकल रहा है, और लड़का जो है वहीं पे बैठकर कॉफ़ी के पास बैठकर, मतलब कॉफ़ी बना था वहीं बैठा हुआ। विद 2 बजट
टेल फेरेट स्टक इन इज रेड हेयर, और उसमें जो कॉफ़ी बन रहा था उसको ध्यान से देख रहा है, रेड कलर का है, ठीक है। He point a stick at me when I come up and said, "Here, cursed believer, do you dare to enter the camp of red chief, the terror of the plains?" वो कहता है क्या, एक स्टिक लिए हुआ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है जो तुम रेड चिप या आतंकी चेहरे की तरफ से तुम आ रहे हो, तुम्हें डरना चाहिए, ठीक है। वो उसे कहता है कि आप कैसे इधर आ गए, आपको सोचना चाहिए, आपको डर नहीं लगता है रेड चिप के या आतंक से, ये आतंक का क्षेत्र है। ही इज ऑल राइट नाउ, कहता है चलो अब सब ठीक है। बिल कहता है रोलिंग ऑफ हिज ट्राउजर एंड एग्जामिन सम ब्यूटीज ऑन हिज साइन, ट्राउजर पे नहीं इधर उधर भागता है। वी आर प्लेइंग इंडियन, हम लोग बहुत ही ऐसे खेले हैं, वो कहते हैं वी आर मेकिंग बुफेलो बिल सो लुक लाइक मैजिक लैंटर्न व्यू ऑफ प्लास्टिन इन द टाउन हॉल, दिखने में सब कुछ लगता है मैजिक की तरह करता है, लैंटर्न उल्टे लेकर इधर उधर भागता है, यानी कि तो बच्चे को तो मतलब कि भारत के लोगों का तो ये कॉमन बातें हैं। आई एम ओल्ड हैंक द ट्रैपर रेड चिप कैपेबिलिटी एंड आई एम टू डू एस्केप द डे बार्क, और मैं पूरे दिन ऐसे एक्टिविटी को करते रहता हूँ, ये मेरी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल है, कोई बड़ी सी बात नहीं है, यह बच्चा कहता है। अब इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में बताया गया था, है ना। आज आपका एक्सरसाइज शुरू हो रहा है 13.1, फिर से दोबारा रिवीजन हो रहा है क्लास 7th के लिए मैथ में। 13.1 में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इसमें आपका कुछ फिगर दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक फिगर है, और इसमें 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर नीचे भी 3 सेंटीमीटर और जस्ट उसके बगल में 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, और ये है। अब आप इसको देखेंगे, ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 3 सेंटीमीटर, अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 सेंटीमीटर इंटू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, प्लस 1 सेंटीमीटर इंटू 1 2 3 4, 24 सेंटीमीटर अब प्लस 4 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो सम ऑफ द ऑल साइड्स, दीपक सर। इस तरह से आपका पेरीमीटर आप क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर बी में भी उसी प्रकार फिगर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करके और उसके साइड को ऐड कर देना है, तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब सी नंबर में है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लेक विच इज़ 220 मीटर्स लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड। ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, लेक जो है रेक्टेंगल है, और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कल आपको बताए थे 2 × L + B। तो इस फॉर्मूला से आप इसको बना सकते हैं।
अब आज जो लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह सर्किल का है, सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्किल। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि जो लेसन है वो है 13 और एक्सरसाइज है 13.2, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सर्किल में जो पार्ट्स होता है, सबसे पहले ये सेंटर हुआ और सेंटर से ये आपका रेडियस हुआ, सेंटर ओ हुआ और ओ ए आपका रेडियस हुआ। अगर डायमीटर की चर्चा करेंगे तो डबल रेडियस कर देंगे, ये भी रेडियस हुआ और दोनों रेडियस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही डायमीटर हम कहते हैं, या डायमीटर का दूसरा नाम लॉन्गेस्ट कॉर्ड हुआ। तो यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बी पॉइंट है और बी से इस तरह से सर्कुलर पाथ पर चलते हुए फिर बी तक पहुँच जाते हैं, चले हम ऐसे और यहाँ पहुँच गए, तो ये जो डिस्टेंस हुआ यही कहलाता है आपका सर्कुम्फेरेंस। सर्कुम्फेरेंस, ठीक है। सर्कुम्फेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वह 2πr होता है ना, या 2πr कहें या इसको पाई डी कहते हैं। तो इस तरह से अगर सर्कुम्फेरेंस की चर्चा होती है, सर्कुम्फेरेंस अगर है तो 2πr और पाई डी होगा, है ना। उस कंडीशन में आप 2πr के बदले में पाई डी लिख सकते हैं और पाई डी के बदले में 2πr लिख सकते हैं। अब सर्कुम्फेरेंस निकलता कैसे है कि अगर रेडियस दिया हो या डायमीटर दिया हो, अगर रेडियस दिया हुआ है तो सर्कुम्फेरेंस हम 2πr से निकालते हैं और डायमीटर दिया हो तो पाई डी से निकालते हैं। और यहाँ पर जो पाई का वैल्यू होता है वो कितना है, 22/7 होता है, यानी 3.14। तो इस तरह से हम सर्कुम्फेरेंस निकाल सकते हैं और इस सर्कुम्फेरेंस पर आप ध्यान देंगे, है ना। दूसरी बात जो मेन पॉइंट है वो हम बताते हैं, कंसेप्ट ऑफ पाई। पाई का कंसेप्ट क्या है? तो पाई का कंसेप्ट प्राप्त करने के लिए मेरे पास एक ही है कि डायमीटर और सर्कुम्फेरेंस। सर्कुम्फेरेंस में ये सर्कुम्फेरेंस होता है और डिवाइड डायमीटर होता है। सर्कुम्फेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, पाई हो जाता है। और पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब ये पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, या इसको डिवाइड करते हैं तो 3.14 होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में C/D यानी पाई कांस्टेंट और पाई का जो वैल्यू हुआ C/D। अब इसको हम प्रूफ कर दें कि सर्कुम्फेरेंस का मतलब होता है 2πr और यहाँ पर D का मतलब होता है 2r। तो इस 2r से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, है ना। अब इसमें अब यहाँ देखिएंगे तो इस तरह से अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज, रेडियस दिया हुआ है और सर्कुम्फेरेंस निकालना है। तो अभी आपको फॉर्मूला बताए थे हम, रेडियस दिया हो और सर्कुम्फेरेंस निकालना हो तो कैसे बताए थे। यहाँ पे जैसे इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है
ए में 3 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट हम बताते हैं। क्वेश्चन ए है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियस दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस निकालना है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। पाई का वैल्यू हम बता चुके थे, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 35 सेंटीमीटर। 7 से ये कट जाएगा, 7 5 जो 35। अब मेरे पास 2 इंटू 22 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से 1 नंबर आपका बन गया। और बी नंबर भी है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर। डायमीटर दिया हो तो पाई डी का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर या क्वेश्चन बी नंबर में देख लीजिए, डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है, और तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया, 14 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, बताया भी गया था। पाई डी का मतलब होता है 22/7 इंटू डी दिया है 14 सेंटीमीटर, और 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी 44 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कल हम इस लेसन को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जी तक है, तो ABC आप आराम से ABC बना सकते हैं। इसमें तीनों में 3-3 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हुआ। 9 का आप जवाब दीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 7 में हम लोग SST सब्जेक्ट में सिविक्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं जेंडर एंड इक्वालिटी। जेंडर एंड इक्वालिटी में हम लोगों ने जाना था कि हमारे सोसाइटी में जेंडर को लेकर के कितनी अनइक्वालिटीज है और उसको किस प्रकार से इक्वालिटी किया जा सकता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द मीडिया एंड द डेमोक्रेसी। नाम से पहले क्लियर है कि देखते हैं लोग कि मीडिया मतलब क्या होता है। तो मीडिया सिंपल वे में समझेंगे कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एक बार में बहुत सारे लोगों के पास कोई भी सूचना पहुंच जाए, तो वो मीडिया कहलाता है। मीडिया का मीनिंग क्या है, अर्थ याद रखेंगे। मीडिया मीन द कि कोई भी सूचना एक बार में जब बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती है तो वो मीडिया कहलाती है। और हमारे पास मीन्स ऑफ मीडिया बहुत सारे हैं। मीन्स ऑफ मीडिया में बहुत सारे हैं, उसमें क्या क्या हो सकते हैं। अभी लेटेस्ट में इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सब जो है मीडिया के ही मीन्स है, मीडिया के ही साधन है। और नेक्स्ट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, यानी वैसा सिस्टम जो लोगों के हित के लिए चलाया जा रहा हो, लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो, लोगों के लिए चलाया जा रहा हो, तो वो डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिसे हम लोगों के पास इंडिया में भी है डेमोक्रेसी सिस्टम। तो द मीडिया एंड डेमोक्रेसी में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसके लिए एक चैप्टर बना दिया गया सिविक्स में, द मीडिया एंड द डेमोक्रेसी। क्यों बना दिया गया है, तो द मीडिया एंड डेमोक्रेसी चैप्टर बनाने का तात्पर्य यह है कि यदि गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसीज, लॉ बनाती है, कोई भी नीति बनाती है, कानून बनाती है, कोई भी कंडीशन बनाती है, लगाती है, तो उसको अपने पब्लिक के पास शेयर करना जरूरी होता है। क्या करना जरूरी होता है, शेयर करना जरूरी होता है। हम लोग जिस गवर्नमेंट में रह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसी नीतियाँ बना रही है, कौन सा नियम बना रही है, तो उसको हम लोग को जानना जरूरी है। गवर्नमेंट को भी बताना जरूरी है कि हम अपने पब्लिक के लिए कैसी नीतियाँ बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, जिसको लोग उसको फॉलो करेंगे, जानेंगे कि हाँ ऐसी नीतियाँ हैं हमारे देश की, जिस सब में इक्वालिटी रखी गई हैं, सबके डेवलपमेंट की रखी गई हैं। तो जो उन नीतियों को, जो नियमों को बनाया जाता है और बनाने के जो प्रचार प्रसार किए जाते हैं, जो सब एक बार में बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाए जाते हैं, तो वह काम कौन करता है, मीडिया करता है। इसलिए डेमोक्रेसी और मीडिया के रिलेशन से एक चैप्टर ही बना दिया गया। जैसे हम लोग सपोज दैट अभी बिहार में हम लोग के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में कौन सी पार्टी जो थी सबसे अधिक बहुमत प्राप्त की, किसका गवर्नमेंट बना, हमारे चीफ मिनिस्टर कौन बने, हमारे नए मिनिस्टर कौन बने, तो इस चीज़ का इंफॉर्मेशन जो होगा सबसे पहले तो कैबिनेट में होगा,
सांसद में होगा और बाकी उसके जो मेंबर होंगे उन लोगों के पास होगा। लेकिन बाकी लोगों के पास कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारे देश का हमारे राज्य का जो है मुख्यमंत्री वो कौन बना। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमारे लोकतंत्र देश में बिहार राज्य का जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने या कैसे पता चलेगा? तो वो पता कैसे चलेगा? मीडिया के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। मीडिया उसको क्या करेगी? प्रचार करेगी। हर टेलीविज़न पे, हर न्यूज़पेपर पे, हर इंटरनेट पे, हर स्थान पे उसको क्या किया जाएगा? विस्तार दिया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो यह था हमारा मीडिया और डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन, एक रिलेशन जो एक चैप्टर बनाता है। बुक के थ्रू देखते हैं लोग, बुक में इसके बारे में क्या मैटर दिया गया है। द मीन्स बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपुल गेट द इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट आर कॉल्ड द मीडिया। मीडिया जो है एक साधन है जो एक बार में बहुत सारे लोगों के पास कोई सूचना या फिर मनोरंजन की बातों को पहुंचाता है। The media that can reach a very large number of people at the same time are called the mass media। यह भी होता है कि यदि कोई ऐसी मीडिया है, वैसा मीन्स है जो बहुत ही कम लोगों के पास वह सूचनाओं को पहुंचा रहा है, तो उसको मास मीडिया बोला जाता है। सम एग्जाम्पल है रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड द इंटरनेट। रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं लोग, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन, इंटरनेट हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये कौन सी मीडिया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर द प्रिंट मीडिया। लेकिन न्यूज़पेपर और मैगजीन जो होते हैं इनको प्रिंट मीडिया में लेते हैं, क्योंकि यह क्या होता है? प्रकाशित होता है, उसको किसी पेज पर राइट करके, छाप करके उसको भेजा जाता है, तो उसको लोग पढ़ते हैं और वहाँ के सूचनाओं को या फिर जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो यह जो सूचना है, यह जो मीडिया हुआ न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन का, तो इसको प्रिंट मीडिया बोलेंगे। अब जैसे डायरेक्ट रेडियो के थ्रू हो रहा है या फिर टेलीविज़न के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोनों मीडिया का ही मीन्स है, लेकिन मीडिया के मीन्स में दोनों का काम प्रचार ही करना होता है। दोनों का काम एक बार बहुत सारे लोगों के पास सूचनाएं पहुंचाने का काम होता है। लेकिन ये दोनों जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होंगे और कुछ प्रिंट मीडिया में। These are printed document which can be scanned without the use of electronics। ये जो होते हैं मैगजीन और न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया होते हैं जिसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आपके पास आएगा, सिंपल उसको पेज पलटो और पेज पलटने के बाद उसको सिंपल ही पढ़ लो। तो यह हो गया प्रिंट मीडिया के बारे में। नेक्स्ट, इन ए डेमोक्रेसी मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट ऑफ गवर्नेंस। बहुत होते हैं हम लोग के डेमोक्रेसी में कि सभी लोग गवर्नेंस बनाने में, सभी लोग गवर्नेंस बनाने के समय नहीं रहेंगे। जो भी गवर्नमेंट बनेगा उसके हर नीतियों को, पॉलिसीज को या फिर लॉ को वो वन बाय वन तो नहीं जानेंगे। बाकी सब अपने जीविकापार्जन में लगे रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। तो हाउएवर दे मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द मीन्स ऑफ द एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन द सच पॉलिसीज। तब बताइए कि जब वे उसमें नहीं जानते हैं, उतना उनको हमेशा फुर्सत नहीं होता है कि उसमें वो इन्वॉल्व रहे, तो उनको इस बात की कैसे पता चलेगी कि हाँ हमारी जो गवर्नमेंट है कैसी पॉलिसीज बना रही है, क्या काम कर रही है। तो उनके लिए द मीडिया कीप द पीपुल इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो वैसे लोगों के लिए क्या होता है? तो मीडिया वो काम करता है एडवर्टाइज करने का, प्रचार करने का। टीवी पर दिखाएगा या फिर इंटरनेट से दिखा देगा, बहुत सारे साधन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब के थ्रू में क्या होता है? मीडिया एडवर्टाइज करता है इसको देखने का। नेक्स्ट, द पीपुल कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू द मीडिया। मीडिया के द्वारा बहुत सारी सूचनाओं को दिखाए जाते हैं। एंड हेंस द मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। और इस प्रकार से मीडिया जो होता है डेमोक्रेसी में बहुत ही बड़ा योगदान निभाता है। मीडिया जो है डेमोक्रेसी में कैसे योगदान को निभाता है? बहुत बड़े योगदान को निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मीडिया। हमारे मीडिया के इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? द मीडिया परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर गिवन इंफॉर्मेशन, allowing discussion and debates and shaping public opinion। let us discuss this function in some detail। मीडिया बहुत सारे की सूचनाओं को देता है। ये बहुत सारे होते हैं कि अपने ओपिनियन को भी देता है, कहीं के
कहीं के खबरों को भी सुनाता है, कहीं के सूचनाओं को भी बताता है। लेकिन बहुत सारे होते हैं, कुछ पर्सनली भी मीडिया अपना देता है, किसी कंपनी को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो इसके सारे फंक्शन के बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट्स की तरह नोट्स बना लेंगे और बना करके याद कर लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल पढ़ाया गया था आप लोग को 7th क्लास में राजधर्म का आधा भाग पढ़ाया गया था, शेष सभी पढ़ाया जाएगा। तो राजधर्म में न्याय और धर्म का जो पालन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कैसे किया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे, राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तु मधुर और शक्तिवर्धक होती है और और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। इसे कहने का मतलब है, राजा जिस राज का राजा धर्म के प्रति और न्याय के प्रति जागरूक रहता है, उस राज्य में प्रजा को कोई दुख नहीं होता है। प्रजा शांति प्रिय और ढंग से रहती है और उनको मान सम्मान भी मिलता है। तो सारा चीज़ आपके राजा पर डिपेंड करता है कि आपका राजा कैसा है। गुरुदेव ऐसा होता होगा, यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। तो गुरुदेव ऐसा होता होगा, यह कहकर राजा जो अपने परिचय दिए और वो अपना वापस आ गए राजधानी। उसने सोचा कि तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय के राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। वो देख रहे हैं कि बौद्ध जो है, बौद्ध लोग जो बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। राजा ने ऐसा किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने राजा को पुनः पके फल दिए। राजा को वे फल बड़े कड़वे लगे। राजा ने फल थूक दिए और कहा, गुरुदेव ये फल बड़े कड़वे हैं। महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और न्याय होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। गुरुदेव ने उनको फल दिया और जो फल जो राजा ने खाया, वो जो फल जो था खट्टा था, ठीक नहीं था, कड़वी थी। तो वो कह रहे थे कि जिस राज का राजा धर्मी और न्यायी होता है, वहाँ के लोग भी और फल फूल सब चीज़ जो है स्वाद रहित हो जाते हैं, सब चीज़ अस्त व्यस्त हो जाता है। राजा के द्वारा और जिज्ञासा प्रकट करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी पार करते समय सांड यदि टेढ़ा चलता है तो सभी गायें टेढ़ी चलती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज दुख से भर जाता है। इसमें कहने का मतलब है कि राजा जो है, जो घर का जो मेन हेड होता है, अगर वो सही होगा तो सारे लोग सही होंगे। कहने का मतलब है, राजा अगर सही है, हमारा धर्म है, न्याय प्रिय है, तो प्रजा भी उसी होगी। गायों के नदी पार करते समय यदि सांड सीधा चलता है तो नेता के सीधे जाने के कारण सभी गायें सीधे चलती है और नदी पार कर जाती है। यदि राजा धर्म का अनुसरण करता है तो शेष राजा प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुखी जीवन जीता है। बोधिसत्व ने यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना परिचय दिया और विनयपूर्वक बोला, गुरुदेव, मैंने ही फल को पहले मीठा और फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर राजा राजधानी लौट आया
वह पुनः धर्म और न्याय के साथ राज करने लगा। उसकी प्रजा फिर से सुखी हो गई। तो इसमें कहने का मतलब है, कहानी का मेन श्रेय है कि इसका कि राजा जो होता है वो वहाँ का हेड होता है। अगर वो ठीक होगा तो प्रजा भी ठीक होगी, अगर राजा गलत रास्ते पर जाएगा तो प्रजा भी गलत रास्ते पर जाएगी। इसी के लिए कहीं भी जो बड़े हैं उनको सही रास्ता पर चलना चाहिए, वही देखा देखी उसके छोटे जो होते हैं वही करते हैं। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमारे जो नीचे के लोग होंगे वो सब सही रास्ते पर चलेगा। अगर हम ही गलत रास्ते पर अपना लेंगे तो सब कोई गलत रास्ते अपना लेंगे। इस कहानी का राजधर्म का मेन श्रेय, कहानी का मेन उद्देश्य यही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 में भाई पिछले दिन क्लास लिए थे हम, तो लेसन 9 ही शुरू कर दिए थे हम, रिस्पिरेशन। लेकिन हाफ ईयरली तक तो कोर्स पूरा हो चुका था और रिस्पिरेशन में पढ़ा चुका था। आज हम बात करेंगे अब हाफ ईयरली के बाद के कोर्स की। तो इसमें हम आज शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ये प्रजनन मतलब अपने जैसे जीव को जन्म देना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है हर लिविंग थिंग्स का एक अपना मेन प्रॉपर्टी होता है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हर चीज अपने जैसे जीव को जन्म देती है। अब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में खासतौर पर 3 तरह के होते हैं: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, एसेक्सुअल मतलब होता है कि जिसमें आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अटैच होते हैं। कौन कौन अटैच होते हैं? मेल पार्ट और या फीमेल पार्ट। तो उसको हम कहते हैं क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी किसी पार्ट को काट के में लगा दिया, चाहे लीव्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे बर्ड्स हो, किसी को लगा दिया भाई, फिर वो निकल गया, वह नया प्लांट जर्मिनेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ऐसे प्लांट जिसमें सीड बनता है, सीड बनने का मतलब है कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों ये होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो इस आज के जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा ही हम पढ़ा पाएंगे। अब हम देखो बुक्स की लाइन में चलो, ये चैप्टर देख लो आप, है ना। अब बुक्स की लाइन में थोड़ा पढ़ा दे रहा हूं। टू प्रोड्यूस इट्स ऑन काइंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग थिंग्स का एक अपना प्रॉपर्टी है, अपनी मेन प्रॉपर्टी है कि अपने जैसे जीव को जन्म देना। ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे लिव। सभी जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है ये ऑर्गेनिज्म को जीने में, सरवाइव करने में मदद करती है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई। सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द स्पीसीज ईच ऑर्गेनिज्म मेक मोर इंडिविजुअल ऑफ इट्स ऑन काइंड। वर्ड है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। जीवन काल का मतलब होता है कि जन्म, बर्थ टू डेथ, यानी कोई जीव जन्म लेता है और तब जो जन्म लेगा वो मरेगा, ये तो ब्रह्म सत्य है। तो जन्म लिया और जब तक मरा तब तक के बीच के जो पीरियड है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो हर जीव को जन्म लेना है, हर जीव को मरना है। तो अगर नया जीव जन्म नहीं ले तो उसके स्पीसीज क्या होगी, उसकी जाति क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और जाति खत्म ना हो इसलिए गॉड ने ऐसी व्यवस्था के रिप्रोडक्शन का एक प्रॉपर्टी दिया जिसके अनुसार आदमी जो होता है या जो भी लिविंग है वो अपने जैसे जीव को जन्म देता है और उसकी रिप्रोडक्शन पर उसकी जाति बनी रहती है। तो प्रोडक्शन ए न्यू इंडिविजुअल देयर पेरेंट्स इज नोन एज ए
रिप्रोडक्शन। अपने पेरेंट्स माता पिता से नए जीव की उत्पत्ति जो होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ए स्पीशीज प्रोपगेट। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी प्रोसेस आगे बढ़ती है, उसकी स्पीशीज आगे बढ़ती है। इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस विच रिस्पेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये एसेंशियल है और प्रोसेस है जिसमें उसकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी होती है, उसके लाइफ की कंटिन्यूटी होती है। इट इज द मीन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड प्रीपिचुएशन ऑफ द स्पीशीज। ये मल्टीप्लीकेशन यानी गुणन करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? लेकिन प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एक हम तरीका के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के तरीके। तो प्लांट्स एक्सेप्टेड टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेनली सेक्सुअल और एसेक्सुअल। प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन इसमें हम एसेक्सुअल में ही एक और पार्ट बना देते हैं जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Asexual reproduction, it involves simple division of the plant. It involves simple division of plant body into two or more plant or in the formation of spores under the unfavorable condition. Unfavorable condition में क्या होता है भैया कि प्लांट्स जो होते हैं 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। harsh environmental condition which are not suitable for plant to survive। और काफी भयानक अगर कंडीशन है तो उसमें प्लांट्स क्या करते हैं? सरवाइव नहीं करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, इट टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सॉरी, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टॉपिक छूट गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में था इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेल, टिश्यू और ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप इनटू न्यूज। इसमें सेल या प्लांट का कोई पार्ट वो डेवलप करके क्या होता है? एक न्यू होता है। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो फिर इसके बारे में और डीप विशेष बताऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्टिमेन होता है, एंथर, स्टिग्मा। इनके मेल और फीमेल प्लांट्स के भी मेल और फीमेल पार्ट से सीड का फॉर्मेशन होता है, डेवलप करके जाइगोट बनते हैं। इन दिस केस पेरेंट्स आर नीडेड टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल। इस केस में क्या होता है? पेरेंट्स को नीड होती है किसके लिए? टू गेट इंडिविजुअल के लिए। बस, थैंक्स।